Hello, hello everyone. In this video, I will teach you chemistry lecture 2. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक तथा लवण। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। कि अम्ल में सबसे पहले अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब ये पीएच क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पीएच क्या होता है। नेक्स्ट है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखिए, लिटमस जो होता है वो होता है सूचक कि जो भी विलयन हमें दिया है वो अम्ल है या फिर क्षार है, इसको इसकी सूचना देने वाला होता है लिटमस पेपर। जो कि अगर वो पदार्थ या विलयन अम्ल है तो वो नीला लिटमस को लाल कर देगा। नेक्स्ट है, अम्ल जब भी जल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। कि जब भी हम इन्हें वाटर के अंदर घोलेंगे तो ये हमें हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आपको जनरली ये याद रखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं कि प्रबल एवं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर H+ आयन देते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रबल अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं तो ये पूरी तरीके से आयनों में टूट जाएंगे और हमें H+ आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जल में अंशतः अंशतः मतलब पूरी तरीके से आयनीकृत नहीं होते हैं और ये हमें बहुत कम हाइड्रोजन आयन बनाकर देते हैं। जब भी आप इनको जल में घोलोगे तो ये पूरी तरीके से जल में नहीं घुलते व घुलकर पूरी तरीके से हमें आयनीकृत नहीं होते व हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान नहीं करते। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रबल अम्ल के। तो प्रबल अम्ल के जो एग्जाम्पल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। नाइट्रिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। चलिए इसको नीचे लिखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है HNO3। एंड थर्ड होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखिए स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये तीनों ही होते हैं प्रबल या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट थे हमारे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में आते हैं जैसे साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड। आगे आप जानेंगे कि साइट्रिक एसिड किस में मिलते हैं। और एसिटिक एसिड जिसका की केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये आपको याद रखना है। अब जो प्रबल अम्ल होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये अगर हमारी स्किन या त्वचा पे गिर जाते हैं तो ये हमें आसानी
नुकसान पहुंचाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए ये देखिए, इस तरफ का जो कॉलम है इसमें दिए हैं प्राकृतिक स्रोत, मतलब कौन सा वो पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है और उसमें अम्ल मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है सिरका। सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल, अभी मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था CH3COOH। और सिरका क्या होता है, देखिए जो घर में खराब होने वाली चीज़ें होती हैं जैसे अचार, तो अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सिरका। ये मार्केट में आपको मिलता है। नेक्स्ट है इमली। इमली के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। दूध हो या फिर दही हो उसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और नींबू के अंदर होते हैं सिट्रिक अम्ल। नींबू हो, संतरा हो। देखिए यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड आप यहाँ पे कर लीजिए आंवला, संतरा को यहाँ लिख देते हैं। संतरा, नींबू दोनों के अंदर होते हैं सिट्रिक अम्ल, तो यहाँ पे आप लिखिए आंवला। आंवले के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी बोलते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक। और सबसे आईएमपी फॉर्मिक अम्ल, जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे सूचक। सूचक को कहते हैं हम इंडिकेटर। देखिए, अब इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं जानते हैं। वैसे पदार्थ जो हमें बताएं कि जो पदार्थ है वो अम्ल है या फिर क्षार है, उन्हें हम कहते हैं सूचक। सूचक होते हैं दो तरह के। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर मानव निर्मित सूचक। वैसे सूचक जिन्हें हम प्रकृति में से हमें मिलते हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। और जो लैब में बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं, प्रयोगशाला में, उन्हें हम बोलते हैं मानव निर्मित। हम जानते हैं कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं। जैसे लिटमस, अभी हमने बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये लिटमस क्या होता है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी, हल्दी हुआ, प्याज हुआ लाल, पत्ता गोभी, वेनिला, लौंग, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। देखिए, जैसे ही कभी अगर कोई कपड़े पे हल्दी लग जाती है और जब हम उसे साबुन से साफ करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो रेड कलर की हो जाती है। तो जो कलर में चेंजेस आ रहा है वो हमें सूचना देता है कि ये जो विलयन है वो अम्ल है या फिर क्षार है। देखिए आगे हम इसको और जानेंगे। अब हम देखते हैं मानव निर्मित सूचक, जिसके एग्जाम्पल हैं फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। ये आईएमपी हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मानव निर्मित सूचक कौन है, तो फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो टेबल है, अब इसमें जो इंडिकेटर दिए हैं ये फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, इसके नाम आप हिंदी में पीछे से देख के लिख सकते हैं। अब इनको हमने पढ़ा था मानव निर्मित सूचक। देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, अगर जो सॉल्यूशन है, जो भी विलयन है, अगर ना तो वो अम्ल है और ना ही वो क्षार है, तो फेनोल्फथालीन का जो कलर होगा वो उसमें कोई भी कलर नहीं आएगा।
और अगर जो सॉल्यूशन उसके अंदर डाला जा रहा है अगर वो कलरलेस है तो वो एसिड है। देखिए दो केस में, या तो सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल हो, उदासीन हो, ना तो वो अम्ल हो ना वो क्षार हो। ठीक है, जब कोई चीज़ ना तो अम्ल होती है और ना ही क्षारक होती है, तब हम उसे बोलते हैं उदासीन या फिर न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखिए अगर सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल है तो फिनोप्थिलीन में कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन होगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में भी रंगीन होगा। बट अगर वो जो सॉल्यूशन है वो बेस है, एक क्षारक है, तो हमें कलर मिलेगा पिंक। ये आपको याद रखना है। आपको एक ही बार कलर मिलेगा जब वो बेस होगा, जब वो क्षारक होगा तो हमें कलर मिलेगा पिंक, मतलब गुलाबी। जो कलर है सिर्फ और सिर्फ को याद रखने में आसान होगा कि अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो कोई कलर नहीं आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन है तब भी कोई कलर नहीं आएगा, बट अगर वो एक क्षारक है तो उसमें गुलाबी कलर आएगा। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में देखिए नाम से ही पता चलता है कि इसका जो कलर होगा ऑरेंज होगा, मतलब नारंगी, संतरे का जैसा ऑरेंज। और एसिड होगा तो रेड होगा, और अगर वो बेस है तो कलर होगा येलो, मतलब पीला। तो सब करता हूँ, यहाँ पे आपको एसिड में मिलेगा लाल कलर, और अगर बेस है तो आपको मिलेगा पीला कलर। और फिर अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो मिथाइल ऑरेंज से पीछे का जो वर्ड है ऑरेंज आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुए हमारे मानव निर्मित सूचक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि नेचुरल जो हमारे इंडिकेटर होते हैं या फिर प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में सबसे पहला आता है लिटमस। देखिए लिटमस को हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए लिटमस को आपको याद करना है। देखिए लिटमस जब हमें प्रकृति में मिलेगा तो वो मिलेगा हमें पर्पल कलर में, मतलब बैगनी रंग में वो हमें मिलेगा, बिल्कुल बैगन की तरह। और अगर हम उसे एसिड वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। अगर वो सॉल्यूशन एसिड है तो वो रेड में कन्वर्ट होगा, और अगर वो बेस है तो वो ब्लू में ब्लू ही रहेगा ध्यान। नेक्स्ट है हमारा ये ये हमारा टर्मरिक सॉल्यूशन, मतलब हल्दी वाला जो है सॉल्यूशन अगर है, अगर वो येलो है तो वो तो नेचर में ही मिलता है, पीले कलर की हल्दी होती है। अगर हम उसे एसिड में रखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो पीले ही रहेगा। अगर आप उसको बेस में रखोगे तो वो डीप रेड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि ये कपड़ा है और इस पे हल्दी लग जाती है और इसे हम साबुन से धुलते हैं, तो साबुन क्या होते हैं आगे हम जानेंगे। साबुन होते हैं क्षारक, क्षार होते हैं। इसीलिए जब देखिए जब ये क्षार से क्रिया करेगा तो बनेगा डीप रेड, मतलब गहरा लाल रंग हमें बना के देगा। अब अगला है, देखिए आगे बस आपको याद रखना है, ज़्यादा एमपी नहीं होते हैं। बीटरूट जूस की बात करें तो पर्पल कलर में होता है, और एसिड में पर्पल ही रहेगा, बट बेस है तो वो येलो हो जाएगा। और रेड कैबेज को हम बोलते हैं लाल गाजर, और ये पर्पल कलर में ही रहती है, और ये एसिड है तो पिंक में भी जा सकती है और रेड भी हो सकती है।
दो कलर मिलते हैं और बेस में ग्रीन या फिर पीला। चाइना रोज सॉल्यूशन में रेड रहता है, अगर अगर वो एसिड है तो मैजेंटा, और अगर वो बेस है तो ग्रीन। आपको सिर्फ याद करना है लिटमस और टर्मरिक सॉल्यूशन के, बाकी के इतने आईएमपी नहीं होते हैं। देखिए अब हम जानेंगे कि क्षारक क्या होते हैं। देखिए क्षारक जो होते हैं, क्षारक जो होते हैं उनका पीएच 7 से अधिक होता है। ये हम जानेंगे कि पीएच होता क्या है, ये आगे हम लास्ट जब वीडियो होगा तब जानेंगे। और क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ध्यान रखना। अगर वो अम्ल है तो वो नीले को कर देता है लाल, और अगर वो क्षारक है तो जो लाल जो विलयन होगा उसको कर देगा नीला। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वे क्षारक जो जल से अभिक्रिया करके OH या फिर हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए वे क्षारक जो जल से अभिक्रिया करेंगे और OH आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्षार। ध्यान रखना है आपको, क्षार और क्षारक अलग होते हैं। जैसे वो क्षारक जो जल में घुल जाते हैं और OH आयन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्षार। फोर्थ है क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्षार लिए हैं। क्षार भी दो तरीके के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप ऐसे लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल टू ऐसे ही, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बस ये तीन आपके लिए आईएमपी है। वीक बेस होते हैं जैसे अमोनिया हुआ, मेथाइलेमेन हुआ, CH3NH2, और एक पायरीडीन हुआ C5H5। अब हम पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। देखिए सबसे पहले जब भी कोई अम्ल एक धातु से क्रिया करेगा तो वो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। देखिए यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है लवण की, कि जब, देखिए आगे बढ़ेंगे हम इसको, भी हम ये वाली रिएक्शन लिखते हैं। अम्ल, एक कोई अम्ल लेते हैं जैसे हमने शुरू में पढ़ा था HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में हम लेते हैं कोई मेटल। सपोज मैंने मेटल लिया सोडियम, इन दोनों को जब रिएक्ट कराऊंगा ये एक तो बनेगा NaCl, ये हुआ हमारा एक साल्ट जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, साधारण नमक। और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन। हमने देखा यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे भी हम 2 करेंगे। अब इससे क्या होगा, 2HCl हो जाएगा, इसको 2 कर देंगे, 2Na हो जाएगा तो इसको भी 2Na कर देंगे। बैलेंसिंग मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई है, अगर आपको नहीं आती तो आप फर्स्ट चैप्टर को रेफर कर सकते हो। अब ये तो हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जब भी कोई अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो एक साल्ट बनेगा, मतलब कोई लवण बनेगा एक, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं।
सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है जब कोई अमल, देखिए ये हमने अम्ल लिया HCl, क्षारक से क्रिया करते, तो अभी हमने एक क्षारक को भी पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं हम। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। तो देखिए फिर से यहाँ से NaCl बना, ये तो हो गया हमारा साल्ट, और साथ में बनता है वाटर। तो देखते हैं वाटर बन रहा है कि नहीं। एक H और यहाँ वाला OH, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये बनेगा H2O। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। जब भी कोई अम्ल कोई क्षारक से क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। तो यहाँ से लवण की डेफिनेशन आती है कि अम्ल व क्षारक के मिलने से बनते हैं लवण व जल, यहाँ पे बनता है। और ये जो रिएक्शन है इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये कई बार आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। करण की अभिक्रिया क्या है? तो देखिए जब भी कोई अम्ल क्षारक से क्रिया करता है तो वो एक साल्ट बनाता है और साथ में एक वाटर बनता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अम्ल और वह क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे अगर जैसे हमारा स्टमक होता है, आमाशय में अगर जो अम्ल निकलता है, वहाँ से जो अम्ल निकलता है वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर वो अधिक बॉडी में निकलने लगे तो हमें प्रॉब्लम जो हो जाती है वो हो जाती है एसिडिटी। आपने कई बार सुना होगा एसिडिटी हो जाती है लोगों को, तो वो होती है HCl के ज़्यादा बनने से। अब अगर HCl ज़्यादा बनने लगता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप कोई एंटासिड लीजिए। मतलब एंटासिड लीजिए का मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसी दवाई लीजिए जिसमें क्या हो, बेस हो, मतलब वो क्षारक हो, क्योंकि जो अम्ल बढ़ गया उसको क्षारक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आपको याद रखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब कोई अम्ल एक क्षारक से क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनते हैं। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अम्ल और कोई कार्बोनेट आपको लेना है तो आपको जल लवण मिलेंगे, जल मिलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। देखिए फिर से एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमारा मल हो गया, कार्बोनेट लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो बन के आया सबसे पहले देखिए यहाँ पे बनेगा आपके पास एक CaCl2, तो देखिए यहाँ पे Cl2 है, बैलेंसिंग बाद में देखेंगे हम। यहाँ पे बना कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर बनेगा, तो H2O देखिए, और साथ में CO2 गैस भी निकलेगी। देखिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। देखिए Cl2 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये Cl2 होगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ये फिर यहाँ से देखते हैं कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, ठीक है। फिर कार्बन 1 है तो यहाँ पे कार्बन 1 है। अब बात करते हैं O3 था तो एक O तो वाटर के साथ आ गया और एक O2 जो है वो CO2 के साथ आ गया, मतलब ये बैलेंस है। तो आपको ये याद रखना है तीनों प्रॉपर्टी, तीनों के एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु इन्वेंटेड पीएच पैमाना, मतलब पीएच पैमाने को किसने आप आविष्कार किया उसका। तो वो थे सोरेनसन। कई बार एग्जाम में आता है सोरेनसन ने। तो देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने एक स्केल बनाया जिसपे नंबरिंग की। यहाँ पे इसमें होता है 0, बीच में होता है 7 और यहाँ पे होता है 14। तो
इन्होंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हैं उदासीन, ना तो वो अमल है ना वो क्षार है। अगर आप सांस से नीचे जाओगे इस तरफ, इतना कम होते जाओगे, आपको मिलेंगे अमल। और अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको मिलेंगे क्षार। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि किसी की पीएच वैल्यू 7 है, किसी का पीएच मान 7 है, तो वो क्या है? वो उदासीन है, वो न्यूट्रल है। जैसे कि जल, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जल जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है? जल की पीएच वैल्यू होती है 7। कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए 7 से जो कम होंगे वो होंगे अम्ल, और जो 7 से ज़्यादा होंगे वो होंगे क्षार। अब देखिए, जो इस तरफ बढ़ेंगे तो उतना ही प्रबल अम्ल मिलेगा। जैसे किसी की पीएच वैल्यू अगर 0 है और किसी की पीएच वैल्यू 1 है, तो सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होगा? तो जिसकी कम है, ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रबल होगा। और अब बात करते हैं हम क्षार की। तो जो 7 से जितना बढ़ेगा उतना प्रबल होगा। तो 14 वाला ज़्यादा प्रबल होगा और उससे कम वाले जो 7 के होंगे वो उदासीन होंगे। देखिए मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा। और कुछ जैसे देखिए आप देख सकते हैं, अगर इस तरफ हम जा रहे हैं तो देखिए H प्लस जो आयन है, जो कि प्रॉपर्टी होती है अम्ल की, कि जब भी उन्हें हम जल में घोलते हैं तो वो हमें देते हैं हाइड्रोजन आयन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि उन्होंने जो स्केल बनाया उसमें जो 7 से जितने नीचे जाएंगे उनमें H प्लस आयन उतने ही बढ़ते जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे इनकी ये, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम। और यहाँ पे जो चीज़ होती है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप बढ़ोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन बनने लगते हैं। और ये क्षार की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उनको जल में घोलेंगे तो वो OH माइनस आयन देते हैं। तो जितने ज़्यादा OH आयन होंगे उतना ही ज़्यादा वो प्रबल क्षार होगा। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, उदासीन विलयन होते हैं, उनका पीएच मान होता है 7। 7 से जो कम होते हैं वो होते हैं अम्ल, और 7 से जो ज़्यादा होते हैं वो होते हैं क्षार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कुछ यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए हैं और उनकी पीएच वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को हम बोलते हैं पित्तरस। पित्तरस, इसका पीएच मान होता है लगभग लगभग 1.2। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये अम्ल है या क्षार है, तो आप देखोगे ज़रूरत ये 7 से कम है, तो 7 से कम है तो ये अम्लीय की प्रवृत्ति होगी, मतलब ये नेचर में अम्लीय होगा, एसिड होगा। नेक्स्ट है लेमन जूस। जो जो हमारा नींबू का रस होता है उसका पीएच मान होता है 2.2। तो ये भी क्या हुआ? अम्ल हुआ, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू भी 7 से कम है। अब हम बात करते हैं प्योर वाटर की। प्योर वाटर जो है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। तो वो भी क्या हुआ? वो भी वो न्यूट्रल हुआ। ध्यान रखना, जो जल होता है वो उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता है ना वो क्षार होता है। और उसकी जो पीएच मान होता है वो होता है 7। चलिए अब फिर यहाँ पे ब्लड देखिए, खून का 7.4 होता है। तो 7.4 है मतलब 7 से बड़ा है, तो ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगला देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि दवा होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये को हम एंटासिड, अगर किसी को
एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे सकते हैं। और सबसे आप लास्ट में देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH का होता है 14 PH। ये कुछ एग्जाम्पल थे। चलिए थैंक यू। ये लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे लाइक या कमेंट करके बता सकते हैं। और आप इसी तरीके वीडियो चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।